हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एक और प्रैक्टिस सेशन लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस हम कर चुके हैं एंड आई होप जितने भी क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशन कराता हूँ मोस्टली आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाते होंगे। फिर भी आपको कहीं डाउट होता है कोई तो आप पूछ लीजिए। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है an ideal gas undergoes four different processes from the same initial state. These are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric. तो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला वो तो है आइसोकोरिक। अब सवाल ये है कि सर आपको कैसे पता लगा ये आइसोकोरिक है। देखो ये जो ग्राफ बन रहा है ये पी और वी के बीच में बन रहा है। तो पी के जो पैरेलल लाइन आएगी यानी कि पी एक्सिस जो वाई एक्सिस का जो काम कर रहा है उसके जो पैरेलल लाइन आएगी वो क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम को शो कर रहा है। तो वन जो है वो आइसोकोरिक है यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम है। वन जो है वो बन रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह से जो 4 नंबर है वो बन रहा है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक। 4 नंबर जो बन रहा है वो बन रहा है आइसोबारिक। अब दो कर्व दिए हैं, एक 3 नंबर और 2 नंबर। तो आपको ये पता है कि जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, एडियाबैटिक कर्व is gamma times of slope of isothermal curve, आइसोथर्मल। तो इनमें से ज़्यादा जो स्लोप है, इन दोनों में से 2 और 3 में से ज़्यादा जो स्लोप है वो किसकी है, 2 नंबर की है। इसकी स्लोप ज़्यादा है और इसकी स्लोप कम है। तो 2 नंबर जो है वो है एडियाबैटिक, 2 नंबर जो है वो है एडियाबैटिक और 3 नंबर जो है वो है आइसोथर्मल। 3 नंबर वाला जो कर्व है वो है आइसोथर्मल। हमें यही पूछा है कि आइडियाबैटिक कौन सा है। तो एडियाबैटिक कौन सा है, 2 नंबर। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। इनमें से एडियाबैटिक पूछा है हमें तो 2 नंबर हो गया एडियाबैटिक। अगर हमें पूछता आइसोथर्मल तो वो हो जाता 3 नंबर। अगर हमें पूछा जाता आइसोबारिक तो वो हो जाता 4 नंबर। अगर हमें पूछा जाता आइसोकोरिक तो वो हो जाता 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 2 cells connected in series have electromotive force of 1.5 वोल्ट ईच। दोनों जो बैटरी है उनका जो ईएमएफ है वो 1.5 वोल्ट है। देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिए हुए हैं और जो फाइनल जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो है 2.25 का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। तो टोटल रेजिस्टेंस जो बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 0.5 प्लस 0.25 और प्लस 2.25। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम का टोटल रेजिस्टेंस हो गया। और टोटल ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ जो हो गया वो 2 सेल लगे हैं तो 1.5 वोल्ट है। तो 1.5 प्लस 1.5 तो ये कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया। तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया। करंट हम निकाल लेंगे तो करंट किसके बराबर आ जाएगा, ई अपॉन आर। तो ई अपॉन आर आएगा तो 3/3 कर दो तो यहां से करंट की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हर सेल के अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा E1 माइनस आई R1। तो E1 की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। I की वैल्यू आपने निकाल ली है 1 है और इसका रेजिस्टेंस कितने का है, 0.5 का। तो यहाँ से ये बन गया 1 वोल्ट। इसी तरह से दूसरे का निकाल लो। तो दूसरे का निकालोगे तो ये हो जाएगा E2 माइनस आई R2। तो E2 की वैल्यू 1.5, ये बन गया 1 और R2 जो है वो कितना हो गया, 2.5। तो ये 0.25 हो गया। तो 0.25 ये माइनस करोगे तो ये बचेगा 1.25। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एक में आ जाएगा 1 वोल्ट और एक में आ जाएगा 1.25 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 50। तो विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर का गेन है 50। विद फीडबैक जो इसका गेन है वो कितना हो जाता है, 25। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, ए एफ इजक्वल्स टू ए 1 प्लस बीटा ए। बीटा जो है वो फीडबैक फैक्टर है। फीडबैक फैक्टर की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये हो गया 25 और यहाँ हो जाएगा 50। ये हो जाएगा 1 प्लस 50 और बीटा। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप भी कर लेना। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से बनेगी 1/50। ये बीटा की वैल्यू बन गई। एजिंग के मतलब समय के साथ एम्पलीफायर गेन जो है वो 40 तक हो जाता है विदाउट फीडबैक। विदाउट फीडबैक 50 से कहाँ तक आ जाता है, 40 तक आ जाता है। तो ए एफ टू इजक्वल्स टू A2 अपॉन 1 प्लस बीटा A2।
तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई है। बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया 1/50 और ये हो गया 40। तो यहाँ से AF2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो AF2 की वैल्यू हमारे पास जो बनेगी, 50 LCM आएगा तो 5 चौक 20, 200 बनेगा, तो ये बन जाएगा 200/9। तो ये वैल्यू बनेगी 200/9। तो परसेंटेज रिडक्शन निकालना है, तो पहले था ये AF1 में से माइनस हो गया AF2। तो AF1 कितना आया हमारे पास, 25 था पहले, और अब ये कितना आ रहा है 200/9। एलसीएम लोगे 9 तो ये हो जाएगा 225 माइनस 200। तो डेल्टा AF, तो डेल्टा AF की वैल्यू जो है वो बन गई 25/9। ये डेल्टा AF की वैल्यू बन गई। परसेंटेज में निकालना है, तो डेल्टा AF को A1 के से कंपेयर कर दो। A1 से कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा 25/9 और ये 25 इंटू 100। तो 100 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा ये बनेगा 11.11%। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 11.11, यानी कि लमसम इक्वल्स टू 11.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लेट आर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग द अर्थ टू द सन। अब ये केपलर सेकंड लॉ यहाँ पर यूज करना है, केपलर सेकंड लॉ। तो केपलर सेकंड लॉ का यूज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग dA/dt, यानी कि एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट। और अगर आप एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो एरिया बनता है वो बनता है 1/2r² डी थीटा। और अगर इसका dA/d थीटा करोगे तो वो बनेगा 1/2r² डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी हो जाता है ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1/2r² ओमेगा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो जो एरिया स्वेप्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ r पावर 0 आएगा, यानी कि r0 आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है द इंटरनल सर्किटरी ऑफ द 555 टाइमर कंसिस्ट ऑफ 2 कंपेरेटर, है ना। ये क्या कंसिस्ट करता है, 2 कंपेरेटर। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 2 कंपेरेटर, RS फ्लिप फ्लॉप, एक ट्रांजिस्टर स्विच और एक आउटपुट बफर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वेव मोशन। वेव मोशन के लिए इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो केवल सॉलिड्स के थ्रू पास होती हैं। तो सही स्टेटमेंट इसमें पहला ही सही स्टेटमेंट है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं वो हमेशा पास होंगी सॉलिड्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स का। उसमें बोला है एट z इक्वल्स टू 2 कॉम्प्लेक्स प्लेन फंक्शन e⁻1/z-2। तो इसको आप सॉल्व करो e⁻x की तरह। तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1+x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो अगर इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है तो वो एसेंशियल सिंगुलरिटी बनेगी, है ना। इनफाइनाइट तक जा रही है तो एसेंशियल बनेगा। तो इसी तरह से यहाँ इसको हम करें तो e⁻1/z-2, इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा, 1+1/z-2, ये बन जाएगा 1/2 z-2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट टर्म्स जा रहे हैं, और इनफाइनाइट टर्म्स जा रहे हैं तो इसका मतलब ये एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी एट z इक्वल्स टू 2 पर। तो एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट, अगर ये फाइनाइट होती तो ये कहलाती रिमूवेबल। ये एसेंशियल है तो ये कहलाएगी एसेंशियल, इनफाइनाइट है तो ये कहलाएगी एसेंशियल। नेक्स्ट, अ स्पेयर, अ क्यूब, अ थिन सर्कुलर प्लेट, ऑल ऑफ सेम मटेरियल, सेम मास, इनिशियली हीटेड टू सेम हाई टेम्परेचर एंड अलाउड टू कूल। देखो, प्लेट के केस में जो सरफेस एरिया है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा होगा तो वो एयर के कांटेक्ट में सबसे ज़्यादा आएगी, तो वो सबसे पहले ठंडी होगी। और स्पेयर का जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम होगा, तो स्पेयर सबसे लास्ट में ठंडा होगा। तो यहाँ पर रीज़न हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया इज मोर फॉर प्लेट एंड लेस फॉर स्पेयर hence circular plate will cool fastest and spare cool slowest। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
In the inertial frame S, an event is observed to take place at point A on the x-axis, and 10 power minus 6 seconds later, another event takes place at point B 900 मीटर फ्रॉम फर्दर डाउन द x-axis। तो यहाँ पर आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग T1 इक्वल्स टू गामा, ये हो जाएगा T1 प्राइम प्लस ये हो जाएगा V1 x1 प्राइम अपॉन सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ यूज कर लोगे T2, ये गामा T2 प्राइम प्लस ये V2 x2 प्राइम अपॉन C2 स्क्वायर। इनका डिफरेंस लिखोगे T1 माइनस T2, यहाँ हो जाएगा गामा T1 प्राइम माइनस T2 प्राइम प्लस ये हो जाएगा गामा V, और ये बन जाएगा x1 प्राइम माइनस x2 प्राइम और अपॉन C स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी दोनों की सेम रहेगी तो गामा V लिख दिया। तो ये वाला जो डिफरेंस है ये हमें दिया है 10 पावर माइनस 6, तो ये डिफरेंस हमें दिया है 10 पावर माइनस 6। अच्छा, बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है V अपॉन सी, बीटा लिखते हैं हम V अपॉन सी से, और ये साइमल्टेनियस रखना है, साइमल्टेनियस रखना है तो ये जो वैल्यू है 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से ये बनेगा गामा V। अच्छा, V अपॉन सी को मैं बीटा लिख रहा हूँ तो ये बन जाएगा बीटा, ये क्या बन जाएगा बीटा, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 900 मीटर, तो ये हो जाएगा 900 और अपॉन सी। तो यहाँ से गामा मीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब क्योंकि गामा जो है वो बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी अपॉन सी बीटा स्क्वायर है तो गामा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 9। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और बीटा की वैल्यू आएगी तो ये सॉल्व होकर पूरा ओवरऑल हमें वैल्यू देगा 0.316 सी। तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.316 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ पार्टिकल विद एनर्जी E इज इंसिडेंट ऑन अ पोटेंशियल x लेस देन 0 के लिए 0 है और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए V0 है। वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल for E less than V0 in the region x greater than 0 in terms of positive constant। देखो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन यूज करेंगे तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन h कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई अपॉन dx2 प्लस V0 साई इक्वल्स टू ये होगा E साई, और यहाँ से बन जाएगा d2 साई अपॉन dx2। इसको आप उधर लेके जाओगे तो ये बनेगा 2m, इसको इधर ही ले आओ ना यार, यहाँ माइनस लिखा रहने दो इसको, और ये बनेगा प्लस 2m माइनस 2m V0 माइनस ई, ये इधर आ गया साई हो गया, और अपॉन ये हो गया h कट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा d2 साई अपॉन dx2 माइनस ये हो जाएगा 2m V0 माइनस ई अपॉन h कट स्क्वायर, और यहाँ साई इक्वल्स टू 0, ये बन गया साई x में। तो ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू ये हम मान लेंगे k स्क्वायर। तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा किसका, ये बन जाएगा d स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बनेगा साई x इक्वल्स टू ई पावर, एक बार बनेगा b में बना लो, a में बना लो, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा करे वहाँ बना लो इसको। तो मैं लिख लेता हूँ इसको b ई पावर kx, एक तो ये बनेगा, और फिर बना लो a ई पावर माइनस kx। तो व्हेन यहाँ लिख रहा हूँ अब, तो व्हेन x टेंस टू इनफाइनाइट, x टेंस टू इनफाइनाइट करेगा तो ये कन्वर्ज हो जाएगा, सॉल्यूशन डाइवर्ज हो जाएगा। तो उस केस में हमें b को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। b को 0 करना पड़ेगा तो b 0 हो गया, तो साई x की वैल्यू जो है वो क्या रह जाएगी, वो रह जाएगी a ई पावर माइनस के एक्स, a ई पावर माइनस के एक्स। तो सॉल्यूशन इसका आ जाएगा b आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन द गिवन 4:1 मल्टीप्लेक्सर इफ C1 इज 0 C0 इज इक्वल्स टू 1, द आउटपुट, इसका आउटपुट आएगा x1 आएगा। नेक्स्ट, द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है, साइन AT का फॉर्मूला है तो ये बन जाएगा a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फॉर्मूला याद करना है, कंजुगेट बताना है। देखो
डी अपॉन डी एक्स का ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज कंजुगेट, तो वो होता है माइनस डी अपॉन डी एक्स। अब माइनस का करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, ए आएगा। द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, तो एल हमें गिवन है एल, तो ये लिखा है ए क्यू डॉट स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। तो एक बार निकाल लो डी एल अपॉन डी क्यू डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a क्यू डॉट, और ये किसकी वैल्यू हो गई, p। और एक बार हम निकाल लेंगे डी एल अपॉन डी क्यू, तो ये हो जाएगा 2b क्यू। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन है डी अपॉन डी टी डी एल अपॉन डी क्यू डॉट माइनस डी एल अपॉन डी क्यू इक्वल्स टू 0। तो डी पी अपॉन डी टी, ये पी है, पी मतलब कंजुगेट मोमेंटम, कैनोनिकल मोमेंटम। तो डी पी अपॉन डी टी, ये डी एल अपॉन डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2b क्यू, तो इक्वल्स टू 0। तो अगर ये 0 के बराबर होता तो ये कंजर्व होता, तो इसका मतलब ये नॉट कंजर्व्ड, तो ये क्या आएगा, नॉट कंजर्व्ड। और कंजुगेट कैनोनिकल मोमेंटम की वैल्यू क्या आ गई, 2a क्यू डॉट, तो 2a क्यू डॉट, तो ये वैल्यू आ गई मोमेंटम की, और इट इज़ नॉट अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विद अ डिफरेंशियल गेन ऑफ, देखो इसका जो फॉर्मूला है सी एम आर आर का फॉर्मूला पूछा है 20 log 10 बेस पर एडीएम ऑन एसीएम। तो 20 log 10 बेस पर ये है 50,000, और यहाँ पर कितना है 2, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 87.9 डेसिबल, 87.9 डेसिबल, जो कि डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है, इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1 करना है। तो यहाँ से हो जाएगा ये ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो a की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी √2a³ अपॉन पाई, √2a³ अपॉन पाई, विच इज ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg इज हेल्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, तो ये वर्टिकल वॉल है और इसके अगेंस्ट हेल्ड कर रहा है ब्लॉक, कितने मास का, 0.1 kg। तो इसका जो वेट है वो नीचे जाएगा mg, तो mg की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 0.1 इंटू 9.8, तो 0.1 इंटू 9.8 कितना हो गया, 0.98 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा इसमें ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया F, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और इस पर एक हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है ऐसे, और वो हॉरिजेंटल फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है। तो रिएक्शन फोर्स भी ऐसा आएगा, तो ये रिएक्शन फोर्स आ जाएगा इधर, है ना भाई। जो फ्रिक्शन जो हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में रिएक्शन फोर्स आएगा, तो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 न्यूटन। और फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर होगा, म्यू एन, म्यू की वैल्यू है 0.5 और एन की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 2.5 न्यूटन। अब यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन के लिए चेक करो, तो एफ मैक्स जो है वो ग्रेटर देन है एम जी से, तो एफ मैक्स ग्रेटर देन एम जी से, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है तो हमें पूछा है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो ज़्यादा है तो किसके बराबर एक्ट करेगा, जो बॉडी का वेट है उसके बराबर एक्ट करेगा। तो हैंस फ्रिक्शन फोर्स जो हम लेंगे वो लेंगे 0.98 न्यूटन, कितना लेंगे, 0.98 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है सेकंड ऑर्डर का, तो इसको मैं लिख लेता हूँ d2 के फॉर्म में। तो d2 माइनस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये बन गया d माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बना रहे हैं इसकी, तो यहाँ से d इक्वल्स टू आ जाएगा 2, तो दोनों रूट सेम है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे लिखा जाता है, y इक्वल्स टू c1 प्लस c2x और e पावर 2x, ये सॉल्यूशन लिखा जाएगा। अब बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, तो y इक्वल्स टू 0, जो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो गया, ये हो जाएगा c1 प्लस c2 इंटू 0, और यहाँ से हो जाएगा e0, तो यहाँ से c1 की वैल्यू 1 आ गई। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो क्योंकि y प्राइम दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो ये लिखा जाएगा y प्राइम
इक्वल्स टू, एक बार करो आप x का, तो ये लिखा जाएगा C2e⁻2x, और एक बार ये लिखा जाएगा 2c1 + C2x और e⁻2x। अब बाउंड्री कंडीशन वापस से यूज़ करो, 0 पर 0, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये हो जाएगा C2 प्लस ये हो गया 2, C1 की वैल्यू यहाँ से डाल दो 1, प्लस ये 0 है और ये 0 है, और यहाँ से ये 1 हो गया, तो ये C2 की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से -2, तो C2 की वैल्यू -2 बन गई। तो हमारे पास ओवरऑल जो सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा 1 - 2x और e⁻2x। अब आपको -1/2 पर निकालनी है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो पाई -1/2 पर जो वैल्यू निकलेगी वो निकल जाएगी 2/e, है ना। क्या वैल्यू निकलेगी? 2/e, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x की जगह आपको -1/2 सब्सटीट्यूट करना है, और यहाँ पर भी 1/2 सब्सटीट्यूट करना है माइनस का, तो आंसर आ जाएगा 2/e। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फ्री स्पेस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो एनर्जी डेंसिटी जो हमारे पास होती है UE, उसकी वैल्यू होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E²। सिंस E0 इक्वल्स टू होता है CB0, ठीक है, तो UE की जो वैल्यू है वो क्या लिखी जाएगी? 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका स्क्वायर कर दो C² और B0² हो जाएगा। अब C² जो है वो बराबर होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 और एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट, और ये B0²। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो UE इक्वल्स टू B0²/2μ0, और ये किसके बराबर होता है? UM, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी के, तो UB इक्वल्स टू UA आ जाएगा। तो सही आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। P का मतलब है प्रेशर, तो यहाँ पर देखो E की पावर में कुछ भी होगा तो वो कांस्टेंट वैल्यू देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो हम जो ये है α x/k θ, इसको 1 के इक्वल लिख लें, तो अल्फा की यूनिट यहाँ से निकल जाएगी, तो अल्फा इक्वल्स टू बन जाएगा k⁻θ/x। k का मतलब है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो उसकी यूनिट लिखोगे आप ml2 T-2, और k का मतलब है केल्विन -1, थीटा टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का केल्विन, और डिस्प्लेसमेंट x जो है डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो वो हो गया L। तो यहाँ से अल्फ़ा की जो यूनिट है वो बनेगी ml1 T-2, ये अल्फ़ा की यूनिट बन गई। अब जो α/बीटा है उसकी यूनिट किसके बराबर होनी चाहिए? P के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया। हमें किसके निकालनी है? हमें निकालनी है बीटा की, तो बीटा बराबर हो गया α/P। अब P जो है वो प्रेशर है, प्रेशर किसके बराबर होगा? ml-1 T-2, तो ये हो जाएगा ml1 T-2, और प्रेशर जो है वो हो जाएगा ml-1 और T-2, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा m0l2 और T0, m0l2 T0, तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।